Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. क्लास 12th भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की बात करेंगे. स्पेशली 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रहेगा और स्पेशली ये सारे के सारे क्वेश्चंस हिंदी में रहेंगे. ठीक है, इंग्लिश का इसका वीडियो अलग से पब्लिश होगा. और जहाँ तक इससे पहले हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, अगर तो पॉलिटिकल साइंस का वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है. इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेपरेट वीडियोस है. ठीक है, तो आपने अगर देखना है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा. आप यानी तो फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं. वो अभी आपके क्लास 12th का ही है. और ये सारे के सारे क्वेश्चन 2023-24 के सेशन के जितने बच्चे सबके लिए इंपॉर्टेंट होना है. और ये पार्ट 1 यानी कि ये पहली वीडियो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का. तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है. सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, बोला मानव भूगोल मानव समाजों और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का एक कृत्रिम अध्ययन है. यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है रैटजेल, एलएनसी सैंपल, विडाल डेला ब्लाचे या इनमें से कोई नहीं. तो ऑप्शन यहां पे हो जाएगा बी. ये परिभाषा दी गई है एलएनसी सैंपल के जरिए. सो प्लीज कीप इन माइंड. अगला सवाल है नंबर 2 में, द रेडिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? रेडिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की जब बात करेंगे, क्या ये गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है, कांट के सिद्धांत से प्रभावित है या मार्क्सवादी सिद्धांत से या इनमें से कोई नहीं? सो ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है द रेडिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी ये मार्क्सवादी सिद्धांत से क्या है? प्रभावित था. ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, जनसंख्या भूगोल किस विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से ली गई है? जनसंख्या की विषय वस्तु की जब बात करेंगे हम लोग किससे? जनसंख्या भूगोल, तो वो किस क्षेत्र से ली गई है? यानी कि मनुष्य जाति का विज्ञान से लिया गया है, अर्थशास्त्र से लिया गया है, या जनसांख्यिकी से ली गई है, या कल्याणकारी अर्थशास्त्र से? तो जनसंख्या वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ऑप्शन सी होगा, यह जनसांख्यिकी से लिया गया है. इसे इंग्लिश में हम डेमोग्राफी कहते हैं. तो प्लीज ये चीजें आप लोग याद रखेंगे. जनसंख्या भूगोल की विषय वस्तु जनसांख्यिकी से ली गई है. अगला नंबर चौथा सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अवधि में मानव भूगोल के स्थानिक संगठन दृष्टिकोण का उदय हुआ था, यानी कि इसका उद्भव हुआ था, जन्म हुआ था? ऑप्शन है 1960 के दशक के अंत से लेकर 1970 के दशक के प्रारंभ तक, या दूसरा कह रहा है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, या 1970 के दशक तक, या 1990 के दशक तक. सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा 1950 के दशक के अंत से लेकर 1960 के दशक के अंत तक. क्या चीज है? मानव भूगोल की स्थानिक संगठन दृष्टिकोण का उदय. चलिए पांचवा सवाल यहां पे है, मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण की बाधाओं से प्रभावित होता है. इस विचार को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है. कैसे भाई? क्या बोला जा रहा है? मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण की बाधाओं से प्रभावित होता है. क्या ऐसे हम पर्यावरणीय नियतवाद बोलेंगे, या नव उदारतावाद बोलेंगे, या संभावनावाद बोल सकते हैं, या त्रिविमीय विश्लेषण बोलेंगे? तो प्राकृतिक पर्यावरण की बाधाओं से प्रभावित होता है, तो ऑप्शन ए जाएगा पर्यावरणीय नियतवाद में. यह ऑप्शन आंसर होगा. नंबर 6 है, प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है और मनुष्य इन अवसरों का उपयोग करता है. धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता है. उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस विचार का वर्णन करता है? संभावनावाद का, पर्यावरणीय निश्चयवाद का, या फिर त्रिविमीय विश्लेषण का, या क्षेत्रीय विभेदन का? सो प्लीज ऑप्शन ए यहां पे सही आंसर होगा, संभावनावाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉसिबिलिज्म. सो प्लीज याद रखेंगे ये बात. ये पूरी की पूरी कथन जो है पॉसिबिलिज्म यानी कि संभावनावाद को वर्णित करता है. चलिए अगला नंबर 7 सवाल है, ग्रिफिथ टेलर निम्नलिखित में से किस विचार या अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? किसने? ग्रिफिथ टेलर ने. यह नाम बहुत प्रसिद्ध है, ये चीजें आप ये नाम याद रखेंगे. ग्रिफिथ टेलर, उसने संभावनावाद को लोकप्रिय बनाया, या निश्चयवाद को, या नव निश्चयवाद को, या क्षेत्रीय विभेदन को? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा. ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद को यानी कि नियो पॉसिबिलिज्म, ठीक है, नियो पॉसिबिलिज्म को क्या किया था उन्होंने? सॉरी, पॉसिबिलिज्म नहीं होना, डिटर्मिनिज्म होना है प्लीज. डिटर्मिनिज्म यानी कि नियो डिटर्मिनिज्म को, नव निश्चयवाद को ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया था? लोकप्रिय बनाया था. सो प्लीज कीप इन माइंड. नंबर 8 है, इग्लू में रहने वाले एस्किमो किसका उदाहरण है? इग्लू में रहने वाले एस्किमो एक्चुअली में क्या होता है कि बर्फीले इलाके में जो लोग रहते हैं उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं. ठीक है, और वो लोग जो घर बना के रहते हैं बर्फ का, उस घर का नाम होता है इग्लू. ठीक है, तो इग्लू में रहने वाले लोग जो हैं, ठीक है, जो एस्किमो लोग हैं, किसका उदाहरण है? संभावनावाद का, नव निश्चयवाद का, या पर्यावरणीय निश्चयवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी यहां पे सही होगा. इग्लू में रहने वाले लोग जो है यानी एस्किमो पर्यावरणीय निश्चयवाद का उदाहरण है. अगला नंबर 9 है, नंबर 9,
ठीक है। प्रारंभिक औपनिवेशिक काल की विशेषता मानव भूगोल के निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण थी? किस दृष्टिकोण से था? क्या बोला जा रहा है? प्रारंभिक औपनिवेशिक काल की विशेषता मानव भूगोल के निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से थी? ऑप्शन है क्षेत्रीय विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, या फिर अन्वेषण या विवरण, या फिर उसी के साथ स्थानिक संगठन। तो याद रखेंगे प्रारंभिक औपनिवेशिक काल की विशेषता मानव भूगोल के कौन से दृष्टि हो जाएगा? अन्वेषण और विवरण दृष्टिकोण से क्या था? संबंधित था। याद रखेंगे अन्वेषण और विवरण। नंबर 10 है भूगोल के स्थानिक संगठन के दृष्टिकोण का उदय किस काल में हुआ? भूगोल के स्थानिक संगठन दृष्टिकोण की बात करें, ऑप्शन है 1960 के दशक के अंत से 1970 के दशक के प्रारंभ तक, या 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, या 1970 के दशक तक, या 1990 के दशक तक। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, 1950 के दशक के अंत से लेकर 1960 के दशक के अंत तक। अगला नंबर 12 है भूगोल की कौन सी शाखा भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध से संबंधित है? भूगोल की कौन सी शाखा की बात करी जा रही है जो कि भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों के बीच का है? यानी भौतिक भूगोल है, या मानव भूगोल है, या पर्यावरण भूगोल है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच का संबंध जो है वो भौतिक भूगोल से है। सो प्लीज ये बात याद रखेंगे, भौतिक भूगोल यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है नंबर 12 जनसंख्या भूगोल की विषय वस्तु डैश खाली जगह दिया गया से ली गई है। तो जनसंख्या भूगोल की विषय वस्तु किससे लिया गया है? मनुष्य जाति के विज्ञान से, या जनसांख्यिकी से, या अर्थशास्त्र से, या कल्याणकारी अर्थशास्त्र। मेरे ख्याल से ये सवाल शायद रिपीट हो रहा है। तो जनसंख्या भूगोल आपका जनसांख्यिकी ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हम अभी कुछ देर पहले डील किए इसको। अगला सवाल है नंबर 13 यानी कि 13वां सवाल है ये, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? यानी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र की बात करी जा रही है। उपक्षेत्र है अवकाश का भूगोल, संसाधनों का भूगोल, या पर्यटन का भूगोल, या कृषि का भूगोल। तो सामाजिक भूगोल की बात करेंगे तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर अवकाश का भूगोल, जिसे हम लोग शॉर्ट में ज्योग्राफी ऑफ लीजर कह सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ लीजर, लीजर मतलब छुट्टी, अवकाश, ठीक है। तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र हम यहाँ पे इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शंस के अनुसार हम क्या कहेंगे? अवकाश का भूगोल हो जाएगा। अगला है नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की प्रकृति को सबसे अच्छा दर्शाता है? मानव भूगोल की प्रकृति को सबसे अच्छा दर्शाता है। ऑप्शन है इसमें केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए सभी तत्वों को शामिल किया जाता है, या इसमें प्रकृति द्वारा निर्मित सभी तत्वों को ही समाहित किया गया है, या इसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों द्वारा निर्मित सभी तत्वों को शामिल किया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति को सबसे अच्छा दर्शाने वाला जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होना है, जो कि इसमें कह रहा है कि इसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों द्वारा निर्मित सभी तत्वों को शामिल है। चलिए नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें मैच किया गया है, युग्म को मिलाया गया है, इनमें बताना कि वो कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक भूगोल समाजशास्त्र से रिलेट करता है, संबंधित है, या राजनीतिक भूगोल चुनाव विश्लेषण से संबंधित है, जनसंख्या भूगोल संसाधन अर्थशास्त्र से संबंधित है, या आर्थिक भूगोल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। तो सही युग्म नहीं है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि यहां पे दिया गया है जनसंख्या भूगोल को संसाधन अर्थशास्त्र से जोड़ दिया गया है, जो कि ऑप्शन गलत है। जनसंख्या भूगोल जनसंख्या से रिलेटेड कुछ होना चाहिए था, या संसाधन अर्थशास्त्र को संसाधन से रिलेटेड कुछ होना चाहिए था, बट यहां एक तरफ जनसंख्या दिख रहा है तो दूसरी तरफ संसाधन दिख रहा है। सो इस हिसाब से ऑप्शन सी यहां पे आपका सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। सामाजिक भूगोल समाज शास्त्र से रिलेट कर रहा है, समाज की बात कर रहा है, ठीक है। राजनीतिक भूगोल चुनाव की बात कर रहा है, ठीक है। आर्थिक भूगोल व्यापार की बात कर रहा है, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन सी यहां पे क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। अगला सवाल नंबर 16 है यहाँ पर, ट्रैफिक सिग्नल लाइट के आधार पर किस अवधारणा को परिभाषित किया गया था? ट्रैफिक सिग्नल लाइट के आधार पर देखा जाए पर्यावरण निश्चयवाद को, या संभावनावाद को, या नव निश्चयवाद को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्रैफिक सिग्नल लाइट के आधार पर जो अवधारणा की हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, जो कि नव निश्चयवाद हो जाएगा। नियो डिटर्मिनिज्म जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नव निश्चयवाद वाला पॉइंट सही होगा, ट्रैफिक लाइट के सिग्नल के आधार पर वाली पॉइंट पे। अगला सवाल है नंबर 17 निम्नलिखित में से किसने जातीयता नस्ल और धर्म के आधार पर सामाजिक श्रेणियों द्वारा अंतरिक्ष की धारणा पर जोर दिया? ऑप्शन है मानवतावादी विचारधारा, या आमूलवादी विचारधारा, या व्यवहारवादी विचारधारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन
सी यहाँ पे सही होगा, व्यवहारवादी विचारधारा। निम्नलिखित में से किसने जातीयता, नस्ल और धर्म के आधार पर सामाजिक श्रेणियों द्वारा अंतरिक्ष की धारणा पर जोर दिया है? तो ऑप्शन सी होगा, व्यवहारवादी विचारधारा। अगला है नंबर 18 यानी 18, हाईलैंड्स पर स्वस्थ रिजॉर्ट यानी कि हेल्थ रिजॉर्ट्स की बात कर रहे हैं। कहाँ पे? हाईलैंड्स पर, ऊंची जमीन पर। तटों पर बंदरगाह और अंतरिक्ष में उपग्रह को किस प्रकार की बातचीत कहा जा सकता है? संभावनावाद, नवनिश्चयवाद या पर्यावरणवाद या फिर मनुष्य की प्राकृतिकरण? तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही होगा, संभावनावाद यानी कि पॉसिबिलिज्म हो जाना यहाँ पर। आंसर क्या होगा? पॉसिबिलिज्म। हाईलैंड्स पर स्वस्थ रिजॉर्ट्स, तटों पर बंदरगाह और अंतरिक्ष में उपग्रह के किस प्रकार की बातचीत कहा जा सकता है? तो संभावनावाद हो जाना है। सो अगला है 19, मनुष्य के प्राकृतिकरण और प्रकृति के मानवीकरण का अध्ययन किया जा सकता है किसमें? मनुष्य के प्राकृतिकरण और प्रकृति के मानवीकरण किसमें? सामाजिक भूगोल में, आर्थिक भूगोल में या मानव भूगोल में या भौतिक भूगोल में? सो प्लीज कीप इन माइंड, याद रखेंगे आप, इसको बोलेंगे हम लोग मानव भूगोल। सो नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, मनुष्य के प्राकृतिकरण या प्रकृति के मानवीयकरण का अध्ययन जो करेंगे वो कहां पे करेंगे? मानव भूगोल में करेंगे। अगला सवाल है नंबर 20, क्षेत्रीय विभेदन से क्या तात्पर्य है? क्षेत्रीय विभेदन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, क्षेत्र का विस्तृत विवरण या नए क्षेत्रों की खोज या किसी भी क्षेत्र की किसी भी विशिष्टता की पहचान, यानी तो कंप्यूटरों का उपयोग। तो याद रखेंगे क्षेत्रीय विभेदन ऑप्शन सी होगा, यानी कि किसी भी क्षेत्र की किसी भी विशिष्टता की पहचान करेंगे, स्पेशलिटी की पहचान करने को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय विभेदन कहा जाता है। नंबर 21, नवनियतवाद की अवधारणा किसने प्रस्तावित किया था या फिर नवनियतवाद की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन है, ग्रिफिथ टेलर ने या फिर ब्लाचे ने या हटिंगटन ने या फिर रेटर ने? तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। नवनियतवाद, तो इसका ऑप्शन जाएगा आपका ए में, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, जिसे हम लोग नवनिश्चयवाद भी कह सकते हैं, नवनिश्चयवाद भी कहेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। तो इसका जो दिया था अवधारणा जो पेश किया गया था वो ग्रिफिथ टेलर के जरिए पेश किया गया था। चलिए नंबर 22 में है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिप्पार्कस ने किया था, हेकेटियस ने किया था या हेरोडोटस ने किया या इराटोस्थनीज ने किया था? तो भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग किया था वो किया था इराटोस्थनीज ने। सो ऑप्शन डी यहां पे सही होगा, किसने किया था? इराटोस्थनीज ने की थी। अगला है नंबर 23 यानी कि 23, भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल या भौतिक भूगोल या सामाजिक भूगोल? तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि भौतिक भूगोल का संबंध मानव भूगोल से मानव से संबंधित कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि भौतिक में हम लोग पृथ्वी की भौतिक स्थिति के बारे में स्टडी करते हैं, उसमें पढ़ाई करते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले पर्वत का या पठार, नदी नाले, ये जितनी सारी चीजें होती है उसके भौतिक प्रकृति के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो हो जाता है भौतिक भूगोल में। लेकिन मानव भूगोल की बात करेंगे तो मानव की जनसंख्या, मानव की आर्थिक स्थिति, मानव का सामाजिक स्थिति, ये तीनों के तीनों हम लोग मानव भूगोल में स्टडी करते हैं, उसमें अध्ययन करते हैं, बट भौतिक भूगोल मानव भूगोल के अंदर नहीं आ सकता है। अगला सवाल है नंबर 24 में, एलएनसी सैंपल किस देश से संबंधित है? एलएनसी सैंपल ने एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का एक परिभाषा दिया था, जिसको हमने नंबर 1 में पढ़ा अभी हमने पहले क्वेश्चन में। तो सवाल यहाँ पे कि एलएनसी सैंपल किस देश से संबंधित है? यूएसए से, फ्रांस से, जर्मनी से या इंग्लैंड से? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा, इनका संबंध किससे है? यूएसए से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से संबंधित है। किसका? एलएनसी सैंपल का। तो ये बात याद रखेंगे, एलएनसी सैंपल का संबंध अमेरिका से है, फ्रांस नहीं होगा, जर्मनी भी नहीं होगा और इंग्लैंड भी नहीं होगा। चलिए अगला और लास्ट सवाल है इस सेशन का, ये नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये सब के सब कुछ ना कुछ स्रोत है, तो बताना ये कि वो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों के खाते या फिर पुराना नक्शा या चंद्रमा से चट्टान सामग्री का नमूना या प्राचीन महाकाव्य? तो याद रखेंगे भौगोलिक सूचना का स्रोत की जब बात करेंगे तो ऑप्शन डी जो कि नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन महाकाव्य से हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ना कि भूगोल के बारे में। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि ये प्राचीन महाकाव्य इतिहास के बारे में बताएंगे,
भूगोल के बारे में नहीं बताएंगे। जहां तक यात्रियों के खाते जो भी आपके ट्रैवलोग पुराने ज़माने में जो भी यात्री आते थे अलग अलग जगह से भारत में या फिर भारत के किसी दूसरे इलाके में जब जाते थे तो यहाँ के बारे में कुछ लिखते थे अपने कॉपी में, जिसको हम लोग ट्रैवलोग कहते हैं, तो उससे हम पता कर सकते हैं। या कुछ पुराना नक्शा अगर हमारे पास पड़ा हो तो उससे भी हम भौगोलिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। या चंद्रमा में जो भी चट्टान वगैरह जो भी सामान पाया जाता है उसका नमूना से भी हम वहाँ की भौगोलिक स्थिति को जान सकते हैं। लेकिन प्राचीन महाकाव्य से भूगोल के किसी भी काम में नहीं आ सकता, क्योंकि ये इतिहास के काम में आएगा। सो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एंड इंपॉर्टेंटली लास्ट में ये कहूँगा, अगर आपने अब तक इस चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब सबसे पहले, और शेयर भी करें। एंड लास्ट में बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करो, अच्छा स्कोर करो, अच्छा मार्किंग करो। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।